हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने जा रहे हैं और वो टॉपिक आप ही सभी के कमेंट्स पर आधारित है। इस चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जेएनयू जैसी संस्था के लिए तैयारी करते हैं, चाहे वो पीजी के लिए हो चाहे पीएचडी के लिए हो, और उनका एक कमेंट्स प्रायः आता है कि अगर वो जेएनयू में एडमिशन लेते हैं तो क्या यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जेएनयू की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि वहाँ पर एकेडमिक रिसर्च के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया जाए, लेकिन जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि वहाँ से भी बहुत सारे विद्यार्थी चयनित होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो दूर दराज के विद्यार्थी हैं उनके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या वहाँ पर रहकर हम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। उसी रियलिटी पर मैं आज बातचीत करूँगा और पॉइंट वाइज मैं अपनी बातों को रखने का प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ कि आखिरकार असलियत क्या है। जेएनयू में देखा जाए तो यूपीएससी को लेकर कोई खास कोचिंग इंस्टीट्यूट इत्यादि की स्थापना नहीं हुई है और न ही कोई ट्यूटोरियल क्लास ही लिया जाता है कि जिससे आप यूपीएससी की तैयारी करें। हाँ, अगर आप बैचलर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज में बीए इत्यादि करना चाहते हैं, तो कुछ छात्र संगठन हैं जो कि समय समय पर कोचिंग इत्यादि गाइडलाइन इत्यादि देते रहते हैं। तो लोग बीए के स्तर पर तैयारी करने के लिए कहा जा सकता है कि वहाँ पर कुछ व्यवस्था है, लेकिन यूपीएससी को लेकर जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक इंस्टीट्यूट, एक कोचिंग संस्थान का ही निर्माण किया गया है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें एडमिशन लेकर आप तैयारी कर सकते हैं और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट भी आता है जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया की तरह जेएनयू में इस तरीके का कोई आपको प्रबंध नहीं मिलेगा कि आप जाकर वहाँ पर तैयारी करें। फिर भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतने रिजल्ट्स कैसे आ जाते हैं। उसके कुछ कारण हैं जिस पर कि मैं बातचीत करूँगा और धीरे धीरे चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। पहला कारण यह है कि जेएनयू में आज से 2-3 साल पहले लिखित परीक्षा हुआ करती थी। मतलब कि 5 क्वेश्चन दिए जाते थे और आप उसको डिस्क्राइब करके लिखते थे। तो उस परीक्षा को जितने भी विद्यार्थी क्वालिफाई करते थे उसके माध्यम से एडमिशन लेते थे। तो एक ये निश्चित हो जाता था कि अगर आपको यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में मेंस लिखने का मौका मिले तो अपेक्षाकृत अन्य जगहों के विद्यार्थियों से आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से एडमिशन होता था तो थोड़ा सा यहाँ पर एडवांटेज यहाँ के विद्यार्थियों को मिलता था। दूसरा कारण ये है कि जेएनयू में प्रवेश लेने का कोई एज बाउंडेशन नहीं है, आयु सीमा नहीं है कि इतने वर्ष से लेकर इतने वर्ष के विद्यार्थी इसमें एडमिशन लेंगे। तो उसमें आपको हर तरीके के विद्यार्थी मिलते हैं और कुछ ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जिनका प्रवेश होता है वो या तो ऑलरेडी कहीं से पीजी कर चुके रहते हैं या फिर नई दिल्ली में किसी कोचिंग संस्थान में सिविल सर्विसेज की तैयारी पहले से ही कर चुके होते हैं और जेएनयू के एंट्रेंस को पास करके एडमिशन लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो एडमिशन लेने से पहले ही अपना कोई लक्ष्य बना चुके हैं तो उस पर आगे काम करेंगे। वैसे कहा जाए तो जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें परीक्षार्थी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा परफॉर्मेंस करे। जगह और स्थान का उतना महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। परीक्षार्थी के अंदर अगर इच्छा शक्ति है, अच्छा गाइडेंस मिलता है और समर्पण है और अनुशासन के साथ अगर वो तैयारी करता है तो कहीं भी रहकर वो किसी भी परीक्षा को पास कर सकता है। लेकिन जेएनयू के साथ ये जुड़ा हुआ है कि जेएनयू और यूपीएससी, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ। अभी मैंने बताया कि इसमें एज बाउंडेशन कुछ नहीं रहता है, आप पहले से भी तैयारी करके और एंट्रेंस के थ्रू इसमें जा सकते हैं। तो ये चीज़ ये देखने में आई हुई है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है और किसी भी परीक्षार्थी या फिर छात्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो है वातावरण।
तो जेएनयू का वातावरण छात्रों के अनुकूल है। अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेके जिस भी क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको भरपूर वहाँ पर माहौल मिलता है। आपको हॉस्टल मिल जाता है, हॉस्टल में आपको सही समय पर खाना मिलता है और जो भी अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है। दूसरा, जो सेंटर है आपका, सेंटर में कैंटीन है, इसके अलावा लाइब्रेरी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपडेटेड किताबें आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद आपको वहाँ की सर्वश्रेष्ठ, या फिर मैं कहूँ भारत की सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी के रूप में है, जहाँ पर 24 घंटे अगर आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं और सबका पढ़ने का अलग अलग टाइमिंग भी रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जेएनयू में पढ़ने का माहौल आपको बहुत मिलेगा। जैसे मैं बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू में साइंस फैकल्टी को छोड़ दिया जाए और जो भी लॉ हैं या फिर एमबीए इत्यादि को छोड़ दिया जाए, ख़ासतौर से मैं आर्ट्स फैकल्टी की बात करूं तो वहाँ पर मेस भी बहुत सुचारू ढंग से नहीं चलते हैं। अब बच्चों को पढ़ने के से ज़्यादा खाने की चिंता होती है कि मेस कहीं ना बंद हो जाए। अगर मान लीजिए आप मानसिक रूप से तैयार होकर पढ़ने बैठते हैं, अचानक पता चलता है कि आज मेस बंद है, फिर आपका दिमाग खाने पीने की तरफ जाने लगता है। लेकिन जेएनयू में इस तरीके का आप नहीं देखेंगे। वहाँ पर एकदम श्योर है कि मेस नहीं बंद होगा, बंद भी होगा तो कुछ खास त्योहारों पर ही बंद होता रहता है, ठीक है। पढ़ने का दूसरा माहौल है कि जितने भी बच्चे हैं वहाँ पर बड़े सिंसियर ढंग के होते हैं। जाते तो बीएचयू, इलाहाबाद, गोरखपुर इत्यादि जगहों से ही हैं, लेकिन न जाने वहाँ पर जाकर ऐसे ढल जाते हैं कि बड़ा परिपक्व दिखते हैं। अगर बीएचयू की मैं बात करूँ, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो 10 आपके मित्र आएंगे, पहले तो मखौल उड़ाएंगे, फिर बोलेंगे कि किताब बंद करो, चलो चलते हैं वीटी चलते हैं या फिर लंका पर चलते हैं। इस तरीके से बातें होने लगती हैं और आप अपनी किताब बंद कर चले जाते हैं। लेकिन जेएनयू में इस तरीके का नहीं होता। वहाँ पर बड़ा आप सारे विद्यार्थी अपने निजी जीवन में अपने निजी लक्ष्य को लेकर ही व्यस्त रहते हैं, समय समय पर मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा। हॉस्टल से लेकर लाइब्रेरी तक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ तक कि सेंटर में भी इस तरीके का आप देख सकते हैं। तो वातावरण वहाँ का काफ़ी आपको सुटेबल है तैयारी की दृष्टिकोण से। अगर आप एमफिल में एडमिशन ले लिए, पीएचडी में एडमिशन ले लिए, अगर आप सिंसियर हैं तो तैयारी में लगे हुए हैं और ज़्यादा प्रचारित प्रसारित नहीं किए हैं कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूं, तो आप आराम से सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल आता है कि वहाँ का सिलेबस ऐसा बना हुआ है कि आप यूपीएससी में अच्छे से पास हो सकते हैं या फिर सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके का वहाँ पर आपको सिलेबस नहीं मिलेगा। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो ये बात सही है कि हिंदी का सिलेबस नामवर सिंह ने बनाया था और यूपीएससी का भी सिलेबस उन्होंने बनाया था। तो कुछ टॉपिक्स मिल सकते हैं, लेकिन दोनों के पढ़ाने का जो ढंग है अलग अलग ढंग का है। अगर आप एकेडमिक तरीके से देखेंगे तो जेएनयू का सिलेबस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसका उपयोग आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे चीज़ों को ले रहे हैं। कुछ बच्चे जेएनयू में जैसे ही एडमिशन लेते हैं उनका लक्ष्य रहता है कि वो सिविल सर्विसेज में जाएं, और जब क्लास में जाते हैं, अगर एमए हिंदी की बात करें तो पहले वो यूपीएससी के सिलेबस से मैच कराना शुरू करते हैं कि जो सामने वाले प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वो यूपीएससी के सिलेबस से मिलता जुलता पढ़ा रहे हैं कि नहीं। कुछ बच्चे तो क्लास में भी खड़े होकर पूछ देते हैं, क्योंकि अति उत्साह में भी रहते हैं कि उनका एडमिशन जेएनयू में हुआ है, तो थोड़ा सा पूछने में संकोच नहीं करते हैं। तो एक दो घटनाएं इस तरीके से हुई हैं कि बीच क्लास में ही विद्यार्थियों ने पूछना शुरू किया कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं क्या उससे यूपीएससी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो कुछ प्रोफेसरों ने कहा कि अभी मौका है, अगर आप सिविल में जाना चाहते हैं तो अभी नाम कटवाने का मौका है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोफेसर अपने नज़र में आपको एक अच्छा एकेडमिशियन और रिसर्च स्कॉलर बनाने की कोशिश में रहते हैं। ये आपके प्रतिभा और टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है कि इसके बावजूद अगर आप तैयारी करके सेलेक्ट हो रहे हैं तो ये आपकी महानता है। और आप जानते हैं कि सफलता के बाद सारे तरफ आपकी विजय गाथा
लोग गाना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जेएनयू भी गाना शुरू करेगा, लेकिन उसके पीछे आपने क्या संघर्ष किया, आपका ग्रेड कम आया, आपकी उपस्थिति बहुत कम रही, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। जेएनयू से यूपीएससी का सिलेक्शन इसलिए भी बहुत ज़्यादा होता है कि ये दिल्ली में स्थित है और दिल्ली का जो मुखर्जी नगर है उसको एक तरीके से यूपीएससी की फैक्ट्री माना जाता है। तो किताबें, जो भी अपडेटेड किताबें हैं, जो भी यूपीएससी से रिलेटेड मैटर्स हैं, वो सभी मिल जाते हैं, आप समय समय पर उसको लेते रहते हैं। वरना अगर आप सुदूर इलाके में रहते हैं तो आपको सप्ताह तक इंतज़ार करना पड़ता है, ऑनलाइन मैटर मंगाना पड़ता है, तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो इसलिए आप देखते हैं कि जब भी रिजल्ट्स आता है तो जेएनयू के बच्चे उसमें सेलेक्ट रहते हैं। ठीक है, 10, 20, 50 जो भी रहते हैं, हालांकि सीट्स तो 1000 के आसपास में रहती है। तो कहने का मतलब है कि 50 लोगों के सिलेक्शन से ही आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि पूरे सिलेक्टेड कैंडिडेट जेएनयू से ही हैं और भी पूरे भारतवर्ष से हैं। तो जगह उतना मायने नहीं रखता है, आपका समर्पण ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। जेएनयू में अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो ये भी निर्भर करता है कि आपके सुपरवाइज़र कितने आपके सहयोगी हैं, आपको कितना मोटिवेट करते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। क्योंकि देखने में ये भी आया कि कुछ ऐसे सुपरवाइज़र हैं जिनको पता चलता है कि उनका जो रिसर्च स्कॉलर है अगर वो सिविल की तैयारी कर रहा है तो वो अनचाहे में आपको बार बार परेशान भी करने लगते हैं। परेशान करने का मतलब कि आपसे काम लेना शुरू कर देते हैं, जिसमें आप कोताही बरतते हैं, जिसका कि मैंने बताया कि आपका ग्रेड कम आ जाता है, पास हो जाते हैं, आप उपस्थित भी नहीं रहते हैं, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है, तो ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ये रिसर्च को छोड़कर बाकी अन्य चीज़ों में लगा हुआ है तो सुपरवाइज़र समय समय पर आपके काम को भी देखने का प्रयास करते हैं, आपको समय समय पर बुलाते हैं, समय समय पर वर्कशॉप इत्यादि में भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, तो आप डिस्टर्ब होते हैं। तो कई सुपरवाइज़र होते हैं कि आपका सहयोग भी करते हैं, तो दोनों तरीके से मिले जुले आपको रूप वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो मुख्य बात यही है कि अगर आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि जेएनयू में जाने से ही यूपीएससी में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये एक मिथक है। इस मिथक में आपको नहीं रहना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जेएनयू में सारी सुविधाओं का उपभोग करते हुए आप कैसे इस परीक्षा में सेलेक्ट हो रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वहाँ वातावरण है पूरा पढ़ने का, आपके लिए सारा अनुकूल माहौल है, आपको किसी तरीके से तनाव नहीं होगा कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किताब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पढ़ने वाले पढ़ने देंगे कि नहीं पढ़ने देंगे, या फिर जो भी वहाँ का ग्रुप है वो आपका पूरा सपोर्ट करेगा। शायद यही कारण है कि वहाँ से अधिक विद्यार्थी सफल होते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि उनको वापस खाली हाथ भी आना पड़ा है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आप जेएनयू में एडमिशन लेने के साथ साथ दिल्ली जैसे जगह पर भी रहेंगे और वहाँ पर जो भी माहौल है उसको अगर सकारात्मक रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर नकारात्मक रूप में स्वीकार कर लिए तो वो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, आपको ख़राब होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो मुख्य पॉइंट यही है कि ध्यान में रखिए कि आप अगर अपना टारगेट सिविल बनाए हैं तो जेएनयू में एडमिशन लेने के बाद आराम से आप कूल होके तैयारी कीजिए, बिना शोर शराबे की तैयारी कीजिए। वरना अगर आप शोर कर देंगे तो में भी हो सकता है कि आपका बना हुआ काम भी बिगड़ जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतना बताने के बाद आपके दिमाग में क्लियरिटी आ गई होगी कि जेएनयू में क्या सही मायने में यूपीएससी से रिलेटेड ही पढ़ाई होती है या फिर खुद से पढ़ना पड़ता है, वहाँ का वातावरण कैसा है। इन सारी चीज़ों पर मैंने बात किया। आपको थोड़ा भी मेरे अनुभव से ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से मैं अन्य विषयों पर भी बातचीत करते रहूँगा। आगे मेरा टारगेट है कि आपको मैं बताऊं कि जेएनयू और बीएचयू में बेहतर कौन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स किए थे। तो कभी इस टॉपिक पर भी हम लेकर आप सभी के सामने वीडियो लेक्चर उपस्थित रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।